तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी दिनों बाद फिर हम आज क्लास दोबारा इसको रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो इसमें जो जो चीज़ें हम रिकैप्चुलेट भी करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बिकॉज मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको करा रहा हूँ, तो इसलिए आप सब बुक के साथ साथ जो है उसको मिलाते रहे जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो जो टॉपिक है इसमें वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो आप बुक में पढ़ते रहना, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इसमें कि बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कंडक्टिविटी भी चेंज होती है और मोलर कंडक्टिविटी चेंज होती है। मोलर कंडक्टिविटी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, कंडक्टिविटी भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको कंडक्टिविटी अगेन दोबारा बताऊँ तो कंडक्टिविटी की 1 यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका जितना भी आयंस होते हैं, तो जब डिल्यूशन करोगे तो उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। जब डिल्यूशन करोगे तो ये आयंस अपने से डिस्टेंस दूर होंगे, सारे इससे बाहर हो जाएंगे। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी विद डिल्यूशन डिक्रीज होती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम, ये विद डिल्यूशन इंक्रीज होती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली इसमें लिखा भी हुआ है बुक में आप कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कम हो जाते हैं, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो हम जो दूसरा मेन टॉपिक यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी, तो वो डिस्कस करेंगे। तो जो बुक में डेरिवेशन कर रखी है कंडक्टेंस की, पहले मैं आपको वही समझाता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी अगेन, कंडक्टिविटी से हम किसी भी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स आयन प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाते, बिकॉज ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 यूनिट वॉल्यूम में जो भी आपका रहता है ये सिर्फ उसी को बता पाता है कितने आयन प्रेजेंट है, बाकी चीज़ नहीं बता पाता। इसीलिए हम ज़्यादा मीनिंगफुल टर्म मोलर कंडक्टिविटी, मोलैरिटी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन में मतलब वही कि 1 मोल ऑफ आयन किसी भी 2 प्लेट के बीच प्रेजेंट है, एरिया के बीच प्रेजेंट है इसी सेल के अंदर, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो डिस्कस करते हैं। तो दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी। तो मेन पहले मैं आपको दोबारा डेरिवेशन जो बुक में दे रखी कराता हूँ। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए आपने पढ़ा है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आपका कंडक्टेंस होता है, जिसको यहाँ पे जी से डिनोट किया है, मीन्स 1 अपॉन रो एल अपॉन ए, रिवर्स होगा तो ए अपॉन एल हो जाएगा। और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होती है, कप्पा कंडक्टिविटी होती है। तो सिंपली कैन से जी इक्वल्स टू कप्पा ए अपॉन में एल, जो बुक में आपको दिया हुआ है कंडक्टेंस। इसी कंडक्टेंस जब हम 1 मोल ऑफ आयंस की कंडक्टेंस निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो हम जी को सिंपली यहाँ पर क्या दिखा रखा है, लैम्डा एम। तो 1 मोल ऑफ आयंस यहाँ लिख देता हूं मैं। तो जब कप्पा ए बाई एल, तो 1 मोल ऑफ आयंस जब प्रेजेंट होते हैं किसी भी 2 प्लेट के बीच में, जो सेल पहले भी पढ़ा आपने, तो 1 मोल ऑफ आयंस जब डिस्टेंस 1 मीटर हो उसके बीच में जितने भी आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 1 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं 2 प्लेट के बीच में, एरिया के बीच में, जब लेंथ आपकी 1 मीटर हो उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मीन्स जी क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा एम। कंडक्टिविटी जो भी होगी ये 1 मीटर हो जाएगा आपका एरिया। अब यहाँ पे इन्होंने एरिया को वॉल्यूम लिया हुआ है, वो इसलिए लिया हुआ है कि ये प्लेट जिस भी साइज की हो, इसमें जितना पानी भरेंगे ये उतना ही इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए इन्होंने एरिया को जो है डिनोट कर दिया 20 है। ठीक है। और ये मैं पहले भी आपको टर्म समझा चुका हूँ कि वो कंडक्टिविटी का मल्टीपल होगा, जितना पानी डालोगे कंडक्टिविटी का वो मल्टीपल होगा। तो अब यहाँ पर पहले मैं ये टर्म समझाता हूँ। ये L1 मान लिया, कप्पा पता ही है, एरिया जितना पानी डालोगे ये प्लेट का जो एरिया है उस वॉल्यूम के बराबर होगा, तो इसलिए ए को इन्होंने यहाँ पर V लिख दिया। अब यहाँ पे बात समझना, पहले आपको पता है कि डिल्यूशन आप करते हो तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में होता है, मतलब उसके आयंस पहले ही मोबाइल फेज में होते हैं, बट डिल्यूशन करते हो तो वो और मोबाइल फेज में होता है, तो उनका भी जो कंडक्टेंस बढ़ता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट दे आर नॉट इन डिसोशिएटेड फॉर्म, जैसे ही आप पानी डालते हो तो उनकी मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे एसिटिक एसिड की बात करते हैं, वहाँ पे H+ आयन और एसिटेट आयन CH3CO- वो मोबाइल होता है दोनों।
तो कहने का मतलब उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी, अगर 1 मोल में वीक इलेक्ट्रोलाइट लूं चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूं, दोनों ही डिल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहां पर जो पैराग्राफ के अंदर बातें दे रखी है मैं भी डिस्कस करता हूं, पहले आप समझ लो यहां पर। तो ये पूरा समझ में आ गया, कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी दिया, जब 1 मोल्स की निकालते हैं, कप्पा पता ही है ये L1 है, एरिया को वॉल्यूम मान लिया, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम मतलब डिल्यूशन कर रहे हो, तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का ही कंडक्टेंस बढ़ेगा। बट आप यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो जो कि आपकी एनसीडी बुक में भी दे रखा है कि सर कंडक्टिविटी तो कम हो रही है, अगर आप ये चीज बढ़ा रहे हो वॉल्यूम तो कंडक्टिविटी तो कम हो रही है। कंडक्टिविटी फिर इस पे आ जाओ कि नंबर ऑफ आयंस, जितना ज्यादा पॉइंट डालोगे जो नंबर ऑफ आयंस दूर दूर होते जाएंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी फार्मूला ये बन रहा है जो डेरिवेशन से कर रखा है इन्होंने। तो इसका मतलब जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया वो यहाँ पे फिट नहीं बैठना चाहिए, तो वही इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पर कि बिल्कुल सही बोला आपने, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तब भी ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो वो यही बता रहा है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है बट डिक्रीज कम है जबकि इंक्रीज ज्यादा है। तो कोई चीज कम हो रही है और ज्यादा हो रही है तो ओवरऑल वो ज्यादा ही करेगी कंडक्टेंस, कहने का मतलब इसकी ओवरऑल कंडक्टिविटी बढ़ ही रही है। तो ये बताना चाहता है जो आप पैराग्राफ एनसीईआरटी में पढ़ भी सकते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन कप्पा ऑन डिल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो, तो ये बताना चाहता है यहाँ पर। तो आई थिंक मोलर कंडक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिट लेंथ के अंदर जो इतना भी आप पानी डालते हो दो प्लेटों के बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उसका जो भी कंडक्टेंस होता है दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल ऑफ आयंस के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसी के ऊपर जो ग्राफ दे रखे हैं वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात है कि कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो रही है बट ये कंपनसेट हो रही है उससे। तो जो ग्राफ दे रखा है उसकी बात भी करते हैं, तो ग्राफ बुक में जो बना रखे हैं वो बिल्कुल डिस्कस करते हैं। तो आपको ग्राफ दे रखा है, ये इक्वेशन इन्होंने, मैं फिर से आपको बहुत बार मैंने आपको ये लैम्डा एम दे रखा है, ठीक है। इन्होंने इक्वेशन दी है, इन्होंने लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट की माइनस ए सी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग किस तरह हम शो कर सकते हैं, तो ध्यान देना, रूट सी बता रखा है। अब पहले तो उसको ये इक्वेशन ग्राफ की भी शो कर रखी है, वो भी बताता हूँ मैं आपको कैसे इन्होंने बना रखा है। तो पहले तो आपको जो है सिंपल ग्राफ समझाता हूँ, चलो पहले इसी को समझाया। तो इन्होंने बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये है, तो वाई हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले लैम्डा एम नॉट क्या है, लैम्डा एम नॉट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो ये तो आपको पता है हर चीज की लिमिट होती है किसी भी चीज की। अब मैं अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात भी करूं तो आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है उसकी लिमिट है। अब आप सपोज करो आपने उसमें जो है 10,000 लीटर पानी डाल दिया, तो थोड़ी वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, आयन बहुत दूर दूर भी हो जाएंगे आपके। तो वही बताना चाहता है यहाँ पर कि हर एक चीज़ की जो है लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो वही समझा रहा है यहाँ पर ग्राफ के अंदर कि ऐसे पॉइंट पर जिसके बाद उसमें चेंज आना बंद हो जाए, फर्दर अगर आप वॉल्यूम बढ़ा भी रहे हो तो भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब वो लिमिट हो गई है, फर्दर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको बोलेंगे लैम्डा एम नॉट, कि अब इसके बाद फर्दर और कोई मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, कि अब इतना पॉइंट डाल देंगे फर्दर उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वही यहाँ पर टर्म्स शो किया है, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो भी वॉल्यूम आप बना रहे हो, ए इज अ कांस्टेंट जो शो करता है यहाँ पर लाइन कैसे बनेगी। दिस इज योर वाई एक्सिस लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। अब सुनो यहाँ पर अगेन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, पहले भी करा चुका हूँ मैं आपको कि कोई ग्राफ है तो इसमें ये डिस्टेंस आपका सी होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एम स्लोप होता है, एम क्या होता है आपका टेन थीटा। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैं इक्वेशन बार बार समझा रहा हूँ अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, फिर एक बार डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपकी स्ट्रेट लाइन जो है बार बार अभी आगे चैप्टर्स में भी आएगी
तो पहले मैं दोबारा y इक्वल टू mx प्लस सी समझा दूँ आपका, जिन बच्चों को भी नहीं आती। ये y एक्सिस है तो y शो करता है, ये x एक्सिस है तो x शो करता है, c कॉन्स्ट इंटरसेप्ट होता है आपका m tan थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो स्लोप बनाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज जो स्लोप बनाता है, दिस इज योर tan थीटा। यही स्लोप जब ऐसे बनाएगा माइनस, तो ये माइनस m हो जाएगा। m क्या होता है आपका tan थीटा होता है स्लोप। तो ये c आपका ओरिजिन से लेकर वहां तक जो डिस्टेंस होता है, दिस इज योर c शो करता है। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, जिन बच्चों डिटेल में पढ़ना है आपकी 11th क्लास के अंदर है स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे आप देख सकते हैं इसको। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसी से, y मेरा क्या लैम्डा m, मतलब अब मैं इसको इसी इक्वेशन को इससे कंपेयर करवा रहा हूँ आपको दोबारा। x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज लैम्डा m, y एक्सिस m कंपेयर करो। इन्होंने इसको लिखा हुआ तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको। लैम्डा m ये आपका स्लोप हो गया माइनस ए रूट सी, और c कांस्टेंट, यहाँ पर लैम्डा m नॉट है, कांस्टेंट है ना लैम्डा m नॉट, बिकॉज फर्दर ये चेंज नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज अ कांस्टेंट। आप कितना ही पानी डालो वो चेंज नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी c बन गया आपका। x कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, रूट सी आपका x एक्सिस हो गया। m स्लोप, स्लोप क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लाइन ऐसे आएगी, ऐसे नहीं आएगी, बिकॉज ये बनता है पॉजिटिव स्लोप, ऐसे मतलब नेगेटिव स्लोप। इसलिए आप देख रहे हो जो केसीएल की लाइन है वो थोड़ी सी स्लांट बन रही है, केसीएल की बुक में देखो आप लाइन। जो फर्दर अगर मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूँ तो दिस विल बी माइनस थीटा। तो m नेगेटिव हो गया, c x एक्सिस हो गया, लैम्डा m नॉट, लैम्डा m नॉट मतलब ओरिजिन से वैल्यू, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ तो दिस डिस्टेंस इज यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा m नॉट है। मतलब इसके बाद फर्दर आप और चाहो उसको बढ़ाना, मोलर कंडक्टिविटी वो नहीं बढ़ा सकते आप। तो दिस इज लैम्डा m नॉट। तो ये बताना चाहता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो y समझ में आ रहा होगा, मोलर कंडक्टिविटी समझा चुका हूँ क्या होता है। x कॉन्सेंट्रेशन रूट में, अब रूट में क्यों लिया, बिकॉज दीज आर एक्सपेरिमेंटल इक्वेशंस जो इन्होंने करके बनाई है। लैम्डा m नॉट आपका इंटरसेप्ट हो गया, a नेगेटिव बता रहा है। a आपका जो कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट किसमें मिलाया है, जो भी सॉल्वेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस भी होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, आपको जस्ट ये ग्राफ समझना है कि एग्जाम में कैसे बना है। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपको समझा रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब आप खुद देख रहे हो इस ग्राफ के अंदर, दोबारा से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी, इस तरफ मेरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और इस तरफ मेरी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तब ग्राफ समझना। तो अभी आपने पढ़ा है कि मोलर कंडक्टिविटी, जब कॉन्सेंट्रेशन कम होना मतलब ज्यादा डिल्यूट करना, तो मेरी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो खुद देखो ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूँ, ग्राफ मेरा ऊपर जा रहा है, कम कर रहा हूँ, ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब मेरी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। उधर अगर सोचो देखो तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है मतलब डिल्यूशन कम हो रहा है, तो मेरी कंडक्टिविटी कम हो रही है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो चेंज तो यहाँ पर भी हो रहा है, बट कुछ खास ऐसे स्टिप चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वही ग्राफ आप वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो, जब डिल्यूशन कर रहे हो एक पॉइंट पर आप एकदम स्टिप चेंज आता है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डिल्यूशन ज्यादा इंपैक्ट है, इसमें भी इंपैक्ट है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज्यादा इंपैक्ट है। ग्राफ ये शो करता है कि विद डिल्यूशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और एक टाइम पर वो पैरेलल हो जाती है, इसके पैरेलल हो गई, y एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो वो ये कहना चाहता है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो हम लैम्डा m नॉट निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम कोई टेंजेंट बनाना चाहें इसको ऐसे, तो वो कह रहा है इतना ज्यादा पैरेलल हो जाता है कि वो कहीं y एक्सिस को काटेगा ही नहीं, और इसीलिए कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा m नॉट निकालना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज अगर आप टेंजेंट बनाओ भी इसके, तो कह रहा है कि वो इसके ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है और वो कहीं काटेगा नहीं y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जब काटेगा वही तो इंटरसेप्ट है आपका। तो कह रहा है कि इसीलिए इसका जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना मुश्किल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसके लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे खोलराश लॉ, उससे हम निकालते हैं। तो वो समझा रखे हैं यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ग्राफ है वो समझ में आना चाहिए। इस पे इम्पैक्ट कम आता है बिकॉज ये ऑलरेडी पहले डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है, इस पे इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं होता। तो मुझे लगता है आपको कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सब में डिफरेंस पता होगा, और ये ग्राफ आपको समझा दिया इसके अंदर। अब इसी के बेसिस पे हम खोलराश लॉ निकालेंगे। तो अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये पैरेलल हो जाता है, एक्स्ट्रापोलेट नहीं होता।
लैम्डा एम नॉट इससे निकल नहीं पाता, इसीलिए हम फिर कॉलराश लॉ यूज करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है मैं कॉलराश लॉ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो कॉलराश लॉ क्या कहता है वो बताता हूँ मैं आपको, जैसे जैसे पढ़ा हुआ है इसके अंदर। तो पहले तो जो उसने लिखा हुआ है वो लिख लेता हूँ मैं। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा एम नॉट KCl माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl, जिसकी वैल्यू 23.4 सीमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स है। सिमिलरली लैम्डा एम नॉट KBr लिया, फिर माइनस लैम्डा एम नॉट NaBr लिया, इसकी भी सेम वैल्यू वही है 23.4। थर्ड वैल्यू ली लैम्डा एम नॉट KI माइनस लैम्डा एम नॉट NaI, जिसकी भी वही वैल्यू है 23.4। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे देख रहे हैं। तो वो ये क्या देख रहे हैं, तो कॉलराश लॉ ने क्या देखा, उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करा। उसने देखा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका, तो उसने बिकॉज वीक में तो आपको पता है लैम्डा एम नॉट निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि वो ग्राफ ऐसे बनता है कि वो पैरेलल हो जाता है और वो उसको काटता ही नहीं वाई एक्सिस पे। तो उसने किसके लिए किया, लैम्डा एम नॉट स्ट्रॉन्ग के लिए किया। उसने सोचा कि इसी से मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालने की कोशिश करता हूँ। तो उसने कैसे कोशिश किया, उसने देखा KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसने देखा एक दूसरा NaCl लिया, उसने ऐसे देखा कि वो माइनस करके देखता हूँ, तो उसने माइनस किया, एक वैल्यू है 23.4। अगेन उसने क्लोरीन को जगह ब्रोमीन लिख दिया, तब डिफरेंस किया, तब उसने देखा सेम। फिर आयोडीन लिया, तो उसने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि यार मैं आयन कोई भी लूँ, अगर चार सेम है और आयन में चाहे आयोडीन लूँ, क्लोरीन लूँ, फ्लोरीन लूँ, मतलब आयन के उससे फर्क नहीं पड़ रहा उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे, दैट इज ऑलमोस्ट सारी जगह में केस में सेम आ रही है। तो इससे उसने ऑब्जर्व लगा कि इसका मतलब ये शो करता है कि वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, मतलब चार्ज पे डिपेंड करता है कि +1 है या -1 है। इससे उसने फर्दर एक्सपेरिमेंट करके निकाला कि वो इंडिविजुअल डिपेंड, और करना इसी रिजल्ट को उसने यूज किया वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। जैसे उसने क्या बोला, जो कि अगली लाइन में बोल रखा है उसने, तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, और इसके बेस पे ही उसने कंक्लूजन निकाला, जो कि उसने लिखा भी हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉलराश लॉ, और उस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है आपका। तो जैसे यहाँ से बता रखा, द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन पे, तो जो ग्राफ से हम पीछे नहीं बना पा रहे थे वो फिर इसने कॉलराश लॉ ने इससे निकाल दिया। तो उसने ये बता दिया कि किसी का भी लिमिटिंग ऑर्गेनिल निकालना है NaBr का, तो वो कह रहा है कि लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट Br माइनस इन दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर यही लैम्डा नॉट कैल्शियम क्लोराइड है तो फिर ये कैल्शियम चार्ज +2 होता है, तो +2 आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो लैम्डा नॉट कैल्शियम +2, और 2 क्लोरीन है तो 2 लैम्डा नॉट क्लोरीन माइनस। तो उसने ये देखा कि वो हर किसी इंडिविजुअल डिपेंड है, तो उसने इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी निकाल सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकालना CH3COH, तो उसने देखा माइनस प्लस, तो उसने देखा लैम्डा नॉट CH3 CO माइनस लैम्डा नॉट H माइनस H प्लस, सॉरी दिस इज। तो ऐसे करके उसने इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिजल्ट एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंस निकाल के उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जो कि अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब वहाँ पता लगेगा। तो एग्जाम में कॉलराश लॉ पे डेफिनेशन आती है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ इसी पे बेसिस पे, और डेफिनेशन आती है कॉलराश लॉ पे, डिफाइन करता हूँ, न्यूमेरिकल्स आता है। तो कॉलराश लॉ का जो मैंने आपको समझा दिया कि डिफरेंस निकाल के देखा कि आयन पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी आयन यूज करो उसकी सेम रहती है, तो उसी के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक नीचे पैराग्राफ दे रखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब हालांकि वैसे तो अब आपको इस समझ में आ जाएगा, बट मैं तो अगला जो पैराग्राफ है इसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का, आप चाहे इसको पूरा पढ़ो, तो जो मैंने बात समझाई है वही कि लैम्डा नॉट बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके निकाला, जो मैंने ग्राफ वाली बात बताई है वही उसने बता रखा है यहाँ पर कि जो लैम्डा एम नॉट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते, वही रीजन एक्स्ट्रा प्लॉट जो बता रखा है। तो पूरा पैराग्राफ में वही एक्सप्लेन किया गया है। बस यहाँ पे एक टर्म और इसमें बता रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ऑब्वियसली बात है, जितना आप पानी ज़्यादा डालोगे उतना ही ज़्यादा आयन आपके ब्रेक होना शुरू होंगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो जो पीछे इन्होंने डिराइव कर रखा है अल्फा, वो समझाता हूँ मैं आपको वो क्या चीज़ है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कॉलराश ने जो है
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एक्सपेरिमेंट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला, बिकॉज ग्राफ से वो चीज़ निकल नहीं पा रही थी। तो अब नेक्स्ट जो है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, तो ये समझाता हूँ क्या है। तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जो बता रहा है यहाँ पर आपको, तो वो बताना चाहता है अल्फा वो क्या होता है। तो अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी तो आपको पता है लिमिटिंग ही होती है, कोई भी लिमिटिंग जैसे लास्ट है भाई आपके 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, तो ये मान लो आपके 100 नंबर है, तो ये तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए। तो ऐसे लैम्डा एम नॉट क्या मैक्सिमम मार्क्स हैं। मैक्सिमम जो मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की वो लैम्डा एम नॉट पे ही होती है, इनफिनाइट डिलीशन पे होती है। अब 100 में से आपके मान लो 70 नंबर आ रहे हैं, तो वही लैम्डा एम नॉट में से कितने डिग्री ऑफ डिसोशिएट हुए, मतलब एसिटिक एसिड में से ये कितने आयंस जो थे, मान लो ये आपके 60 आयन थे, तो 60 में से मान लो 40 ब्रेक हो गए। तो ये बोलना चाहता है कि कितने इसमें से आयन जो हैं दोनों इसमें ब्रेक हुए, CH3CO माइनस और H प्लस। तो उसको क्या मान लिया, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी मान लिया। दैट वाइज अल्फा इज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जो नीचे समझा रखा है मैं ये भी बताता हूँ, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसको जरा ध्यान से समझना, CH3COH ये कोई कॉन्सेंट्रेशन है, C1C मान लो इसको, ये इक्विलिब्रियम पर ब्रेक हो रहा है आपका CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब फिलहाल एट टाइम 0 जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, टाइम 0 है, तब सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0 है। और मान लो 10 सेकंड के बाद एट टाइम t पर इसमें से कुछ पार्टिकल टूट गए। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब टूटना, मतलब ब्रेक हो गए, किसमें, इन दोनों ब्रेक हो गए। तो वो इतने ब्रेक हुए। तो आप देख रहे हो जब एक पार्टिकल टूटता है तो एक और एक 2 पार्टिकल बनते हैं। तो मेरा एक सी अल्फा टूट रहा है, तो इसका मतलब मेरा एक सी अल्फा इधर ही बनेगा, एक सी अल्फा इधर ही बनेगा। वही मतलब है, एक टूट रहा है तो एक एक बन रहा है, 2 टूटेंगे तो 2 बनेंगे। एक टूट रहा है तो एक एक बन रहा है, 2 टूटेंगे तो 2 बनेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो उसी तरह सी अल्फा टूट रहा है, एक टूटने पे एक बनता है, तो सी अल्फा टूटने पे सी अल्फा बनेगा। एक टूटने पे एक बन रहा है, तो सी अल्फा टूटने पे सी अल्फा बनेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये एसिड पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं एसिड कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा है, विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके ये है फिलहाल, तो ये हैं, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, दिस अपॉन दिस लिखते हो ना, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ सीधा ही सी अल्फा, H पे जगह सीधा लिख देता हूँ सी अल्फा अपॉन में C माइनस सी अल्फा। समझ में आ रहा होगा तुमको। इसको देखो नीचे C कॉमन आ रहा है, तो सी अल्फा अपॉन में C कॉमन 1 माइनस अल्फा, C से C कट गया, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सीधा क्या निकाल सकते हो, एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, अगर तुम्हें अल्फा पता हो। ठीक है, अगर तुम्हें अल्फा पता हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो, तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम। तो ये न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो वहां पर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, पता नहीं अल्फा क्या है। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कैसे ब्रेक होता समझा दिया मैंने आपको। अगर यही चीज मान लो एक पार्टिकल टूटने पे ये 2 बन रहे होते, तो ये 2C अल्फा हो जाता। ठीक है, बट फिलहाल एक ही बन रहा है तो एक हो गया, 2 बनते 2 हो जाता। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये जो समझा रखा है इसने, बाद में अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगा, जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट, तो वैसे तो आपको एप्लीकेशन समझ नहीं आ गई हॉलरश लॉ की, वो अब मेनली जो था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए यूजफुल हुआ था। तो मेन तो वही है, तो वही बता रहा है, यूजिंग Kohlrausch law of independent migration of ions, it is possible to calculate lambda for any electrolyte from lambda strong के लिए थाई और weak के लिए भी निकाल सकते हैं। Moreover, for weak electrolyte acid, it is possible to determine the value of dissociation constant once we know the lambda m naught and lambda at a given concentration C। तो वो बता रहा है कि इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में निकाल सकते हैं, जो कि सिंपली आप ग्राफ से नहीं निकल पाते, जो पहले आपने इक्वेशन पढ़ी थी।
तो ये सारा जो है कोलेस्ट्रॉल। तो मैं इस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे वीक एसिटिक एसिड पे कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3.8 है, बल्कि आप देखना बुक में खुद 3.8 आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कर रखा है। नहीं है तो मैं सपोर्ट मटेरियल जब कराऊंगा तब न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। तो अभी थियोरेटिकल पार्ट में आई थिंक ये आपको समझ में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं सर, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा।